lovely people, welcome back to my channel. I'm Mansi and today we are going to discuss chapter The Diary of Anne Frank class 10th from your NCERT book. So in this chapter, this chapter is not a written chapter, that means it is not written by any author, but ये जो chapter है ये लिया गया है from a diary of a little girl, ठीक है. बट दिस डायरी इज़ वेरी स्पेशल कि उसको लेकर बाद में इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड देन इट वॉज पब्लिश्ड. ओके, सो ये जो चैप्टर है ये हमने एक डायरी से लिया है. सो पहले इस चैप्टर में डायरेक्टली जंप करने से पहले लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, तो जो ये वाला चैप्टर है वो है क्या कि इट इज़ ऑल अबाउट अ गर्ल नेम्ड एन फ्रैंक. She died in 16 years. When she was of 16 years, she died. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड नाजीज जो होते हैं ना उनका पार आ जाती है जर्मनी में. सो व्हेन नाजीज टुक पावर इन जर्मनी व्हाट हैपेंड इज कि जूइश लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डर के रहना पड़ रहा था बिकॉज उनको कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया जाता था. कंसंट्रेशन कैंप्स क्यों भेजते थे? बिकॉज कंसंट्रेशन कैंप्स में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. सो व्हाट हैपेंस इज ये भी एक जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर के रहना पड़ता था. सो व्हेन नाजीज टुक पावर इन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड दे शिफ्टेड टू एम्स्टर्डम. जब ये एम्स्टर्डम गए तो वहाँ पर दे हाइड देमसेल्फ. ठीक है, तो इनकी फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह सब ने अपने आप को हाइड कर रखा था. जब इन लोगों ने हाइड किया था उस टाइम पे एन फ्रैंक ने ये डायरी लिखी थी. सो व्हाट हैपेंड इज कि जब ये डायरी लिखी गई थी उस टाइम पे दे वर हाइडिंग विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स फ्रॉम नाजीज. अब वहाँ पर भी धीरे धीरे उनका जो पार है, नाजीज़ की पार है, वो नीदरलैंड तक पहुँच गई. जब नाजीज़ की पार नीदरलैंड तक पहुँची तब भी दे ट्राइड टू हाइड समवेयर. ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करी. सो जो फादर हैं, फादर के ऑफिस में ये 2 साल तक विद फैमिली हाइड रहे. पूरी की पूरी फैमिली 2 साल तक फादर का जहाँ पर ऑफिस था वहाँ पर साइलेंटली हाइड थे. ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर जब ये हाइड होते हैं बट इवेंचुअली बाद में क्या होता है कि पता चल जाता है कि दे वर हाइडिंग और दे गेट कॉट. सो व्हाट हैपेंड जब अब इनको नाजीज जो हैं वो पकड़ लेते हैं इनको, तो जब इनको पकड़ लिया जाता है दे वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स. कंसंट्रेशन कैंप्स में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है. बहुत टॉर्चर होने के बाद वन बाय वन दे ऑल डाइड एक्सेप्ट हर फादर. उनके फादर ही बचते हैं. तो जब उनके फादर वापस आते हैं उन्हें ये डायरी मिलती है. ये डायरी वो देखते हैं और देखने के बाद ही डिसाइडेड कि ये डायरी पब्लिश होनी चाहिए. सो दिस इज़ बीइंग पब्लिश्ड ऑन द नेम ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ठीक है, उसके बाद इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द चैप्टर नाउ. ये था चैप्टर का बैकग्राउंड. और जो चैप्टर है अब वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि एक दिन अच्छा, पहली चीज़ हम जिस डायरी की बात करने वाले हैं वो डायरी एन फ्रैंक को उनके फादर ने 13th बर्थडे पे गिफ्ट की थी. ठीक है, तो आज हम उसी डायरी में से ही जो भी हमें मिला है उसको हम पढ़ने वाले हैं. बेसिकली होता क्या है, जब एन जो है वो लिखने लगती हैं या उन्हें क्यों नीड लगती है डायरी लिखने की, वो बोलती हैं कि कहते हैं कि डायरी लिखना मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल टास्क है. क्यों मुश्किल है? बिकॉज शी वॉज जस्ट 13 एट दैट एज और उन्होंने कभी भी डायरी नहीं लिखी थी. मोर ओवर हमें भी पता है कि जब हम कुछ भी पर्सनल डायरीज लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो ना तो बाद में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको पढ़ने के लिए और ना ही कोई और इंटरेस्टेड होता है. तो सिमिलर केस यहाँ पर था. उन्होंने सोचा कि मैं डायरी, पहली बात तो मैंने आज तक कभी डायरी नहीं लिखी है तो मैं अब लिखूँगी. मोर ओवर मुझे भी पता है कि ये ना मैंने पढ़नी है ना बाद में किसी और ने. 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल की डायरी किसने पढ़नी है? सो शी वॉज थिंकिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. फिर बाद में क्या होता है कि बट अब वो कहती हैं कि ज़रूरत क्या थी डायरी लिखने की. उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आती है दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ठीक है, वो ये लाइन उन्होंने कब बोली थी? एक दिन वो ऐसी अपने घर में बैठी थी एंड शी वॉज़ वेरी बोर. बहुत बोर होने के बाद उन्होंने सोचा मैं बाहर जाऊँ, घर में ही रहूँ. बहुत डिलेमा में होने के बाद शी डिसाइडेड कि वो घर पर ही रहेंगी. तब उन्होंने बोला था पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल बिकॉज शी वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर वन रियल फ्रेंड.
उनको आज तक कभी कोई रियल फ्रेंड नहीं मिली, ट्रू फ्रेंड नहीं मिली कोई भी, इसीलिए वो हमेशा से वेट करती रही कि मेरी काश कोई रियल फ्रेंड हो, काश कोई मेरे साथ हो। शी फेल्ट अलोन, पूरी दुनिया में उन्हें अकेला फील होता था। बट उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की है चैप्टर में कि अकेला फील इसलिए नहीं होता था कि उनका कोई था नहीं, उनके बहुत लविंग पेरेंट्स थे, उनकी ग्रैंड मदर थी, उनकी एक बड़ी सिस्टर थी और बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, और फ्रेंड्स के साथ वो बहुत इन्जॉय करती थी। शी हैड गुड टाइम विद हर फ्रेंड्स। बट व्हाट हैपेंस इज कि वो चाहती थी कि उनकी लाइफ में कोई ट्रू फ्रेंड हो जिसको वो ईजीली अच्छे से अपना सब कुछ इमोशनली बता पाए। ठीक है, वो ये कहती हैं कि मुझे सब कुछ बताना है या कहीं लिखना है, मुझे अपने, एक पहली लाइन में उन्होंने एक ये भी बात बोली थी दैट शी वांट टू टेक हर थॉट्स आउट ऑफ हर चेस्ट। क्यों? बिकॉज शी वॉज फीलिंग सो मच फुल ऑफ इमोशंस, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रही थी वो बर्डन्ड कि वो किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने सोचा इसीलिए मेरे को डायरी लिख लेनी चाहिए। अब डायरी जो उनको मिली थी 13th बर्थडे पे, सिंस इट वॉज हर लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, लॉन्ग वेटेड मतलब बहुत टाइम से जो उनको रियल फ्रेंड नहीं मिली थी उसकी वेट थी, तो इसलिए उन्होंने उसको एक डायरी को ऑफिशियली ना रखकर उसका नाम किटी रख दिया, सो दैट दोनों को फ्रेंडली फील हो। सो व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी, अब मैंने भी देखो जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने पहले आप लोगों को बैकग्राउंड बताया था, ऐसे ही उन्होंने जब डायरी में किटी को लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्या इंट्रोडक्शन दिया कि मेरी मदर और मेरे फादर की जब शादी हुई थी तब उनके जो फादर थे ही वॉज 36 ऑफ ईयर्स एंड उनकी मदर 25 ईयर्स की थी। उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उसके बारे में बताया, हर नेम वॉज मार्गॉट। एंड देन उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो 1929 में पैदा हुई थी। उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद शी टोल्ड कि दे वर बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, लेकिन जब वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट रहे। उसके बाद उनके फादर का ट्रांसफ़र होता रहा, सो दे मूव्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ठीक है, कुछ टाइम वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी रही थी। ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी है अभी तक। उसके बाद अब वो बताना शुरू करती है डायरी को कि बेसिकली अब वो बताना ये शुरू करती हैं, हाँ, कि अब ना वो एक क्लासरूम का सिनेरियो एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं डायरी को कि क्लास में बहुत ज़्यादा ऐसा था कि माहौल बहुत टेंस था, बहुत फियर वाला माहौल था, सबको बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत डर था। क्यों? बिकॉज दिस वॉज द डे जब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था। बहुत सारे बच्चे आपस में बेट्स लगा रहे थे कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो एन बोलती हैं कि अगर मेरे से कोई ओपिनियन ले तो मेरे अकॉर्डिंग हमारी क्लास में इतने डम बच्चे हैं कि क्वार्टर ऑफ द क्लास को तो पास ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट आगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है दैट टीचर्स आर दी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन दी अर्थ। तो क्या बोले कि टीचर्स का कुछ नहीं पता, वो कब क्या डिसीजन ले लें, कब क्या करने को बोल दें, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। आप नहीं बता सकते कि उनका आगे क्या स्टेप होगा, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि वो बताती हैं कि ऐसे वैसे तो उन्हें अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि मैं और मेरी फ्रेंड्स तो पास हो जाएंगी, बट व्हाट हैपेंड इज़ कि उनको सिर्फ एक टीचर से डर था, एक ही सब्जेक्ट में डर था, वो थी मैथ्स। उन्हें मैथ में बहुत ज़्यादा डर था। तो मैथ में डर होने की वजह से उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि उनको मैथ कौन पढ़ाता था, मिस्टर केसिंग। जो मिस्टर केसिंग थे वो उनसे बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मिस्टर केसिंग की क्लास में ये बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ठीक है, बिकॉज शी वॉज द मोस्ट टॉकेटिव वन, तो मिस्टर केसिंग वॉज वेरी अनॉयड। ठीक है, तो वो बहुत गुस्से में रहते थे इससे, तो इसलिए उसको ये डर था कि ऐसा हो सकता है बिकॉज वो मेरे से बहुत अनॉयड है तो वो मुझे फेल कर दे, या फिर मैथ्स उन्हें वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी। सो अब वो पूरा क्या वो बताती है कि मिस्टर केसिंग के साथ उनका क्या क्या हुआ। ठीक है, तो मिस्टर केसिंग के साथ एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बोल रही होती है, तो मिस्टर केसिंग जो है वो इनको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं कि तुमने आज एक ऐसे लिख कर लाना है। वो ऐसे होता है ऑन द टॉपिक चार्टर बॉक्स। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि चार्टर बॉक्स के ऊपर लिख कर लाओ। पहले तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या लिखूंगी क्या लिखूंगी। सो तब भी ये हेडिंग लिखती हैं चार्टर बॉक्स और कॉपी बंद करके अपने बैग में डाल देती हैं। जब ये कॉपी बंद करके अपने बैग में डालती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि घर चली जाती हैं, बाकी सारा होमवर्क वगैरह करने के बाद उनको ध्यान आता है कि मुझे डायरी लिखनी है। तो जब ऐसे लिखना है, तो जब वो ऐसे लिखने बैठती हैं पहले बहुत सोचती रहती है, बहुत सोचने के बाद
एक बार शुरू करती हैं तो वो 3 पेजेस का ऐसे लिख डालती हैं। जब वो 3 पेजेस का ऐसे लिखती हैं आफ्टर राइटिंग 3 पेजेस, जब वो नेक्स्ट डे वो ऐसे सबमिट किया जाता है तो क्या होता है कि जब ऐसे सबमिट कर दिया तो मिस्टर केसिंग उसको पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं उसको पढ़ के। जब वो उसको पढ़ के बहुत हंसते हैं, ठीक है, तो बहुत इन्जॉय भी करते हैं कि उसने क्या क्या लिखा है। और बेसिकली उस ऐसे में ना उसने जस्टिफाई किया था कि बोलना एक बच्चे का कैरेक्टर होता है, हर बच्चे का कैरेक्टर होता है बोलना, ठीक है। बट उन्होंने ये भी बोलते कि आई ट्राई कि मैं ना बोलूँ ज़्यादा, पर मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ बिकॉज मैं बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि ये जो बोलने का कैरेक्टर है ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। दिस इज़ अ इनहेरिटेड ट्रेट जो हमें अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये तो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। मेरी मदर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है मेरी तरह, जैसे मैं जितना मैं बोलती हूँ उतना ही वो बोलती हैं। सिंस हम दोनों इतना बोलते हैं और ये हमें ये मुझे इनहेरिट हुआ है कैरेक्टर, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने इस ऐसे में अपने आप को बहुत जस्टिफाई किया कि वो क्यों इतना बोलती हैं। व्हाट हैपन्स इज कि अब जब जैसे ही अगला लेसन आता है, नेक्स्ट लेसन में फिर से ही बोलना शुरू करती है, तो मिस्टर केसिंग इसे फिर से ऐसे दे देते हैं। अब जो ऐसे होता है वो होता है एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी चुप नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा फील होता है, बट शी ट्राइज टू राइट इट, और उसके बाद लिखने के बाद ही उसको सबमिट कर देती हैं। जब ये नेक्स्ट क्लास में सबमिट करती हैं, फिर से वो पढ़ते हैं, सब हंसते हैं उनके ऐसे पे, और 2 लेसन तक उसको मिस्टर केसिंग कुछ भी नहीं कहते। आफ्टर 2 लेसन्स ये फिर से इतना बोलते हैं कि वो फिर से बहुत अनॉय हो जाते हैं। तो बहुत अनॉय होने के बाद इस बार वो बोलते हैं कि अब तुम्हें लिखना है क्वैक 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 सेट द मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है। तो क्या होता है कि क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब इतना मतलब क्वैक 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 मतलब वो इसको बेसिकली एक डक बता रहे हैं, ठीक है। तो अब शी वॉज़ वेरी अनॉयड कि ये हर बार का हो गया इनका, और अब उसके पास कुछ आइडियाज़ नहीं बचे थे कि मैंने क्या लिखूं, क्योंकि मैं सेम टॉपिक पे 2 बार लिख चुकी हूँ। सेम टॉपिक पे लिखने के वजह से उसके पास कुछ बचा नहीं था। समहाउ शी कन्वेंस्ड हर फ्रेंड, ठीक है। तो अपनी एक फ्रेंड से बोलती हैं कि तुम मुझे प्लीज़ हेल्प करो, और उसकी जो फ्रेंड होती है शी राइट्स पोएम, ठीक है। तो पोम लिखने के साथ इन लोग का वो जाता है कि उन्होंने बोला कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और हम पोम लिखेंगे, तुम अपना होमवर्क पोम के फॉर्म में सबमिट करना। ये दोनों मिलके पोम लिखते हैं और सबमिट कर देते हैं। उस पोम में होता क्या है, ये एक छोटी सी स्टोरी उसमें डिपिक्ट करती है कि एक फादर स्वैन होते हैं, ठीक है, और उनके 3 डकलिंग्स होते हैं। फादर स्वैन और 3 डकलिंग्स होते हैं। तो डकलिंग्स जो है वो सारा दिन क्वैक 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 करते रहते हैं। फादर स्वैन इतने ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपने डकलिंग्स को मार देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये अब उन्होंने ऐसी पोम क्यों लिखी थी, क्योंकि वो इस बार मजाक उड़ाना चाहती थी मिस्टर केसिंग का। हर बार इसका मजाक उड़ता था क्लास में जब ऐसे बोला जाता था, बट अब ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि जोक भी फॉर्म हो जाए, सब हंस भी ले, और मिस्टर केसिंग के ऊपर जोक होना चाहिए। ये जो पोम है वो सबमिट कर देते हैं, और मिस्टर केसिंग जो है उसको सही तरीके से समझ भी लेते हैं कि ये उनके लिए ही बोला गया है। यहाँ पर मिस्टर केसिंग को कंपेयर किया गया है फादर स्वैन से, जो बच्चों को बोलने नहीं देते और मार देते हैं, ठीक है। अब मिस्टर केसिंग भी उस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये मेरे ऊपर ही पूरा पोम इसने बनाया है, और सब कुछ जो इनकी प्लानिंग थी वो सही चली जाती है। आफ्टर दैट अब शी इज़ नाउ वेरी रिलीव्ड, क्योंकि अब मिस्टर केसिंग कुछ भी नहीं बोलते इसको बोलने के लिए, और शी कैन टॉक एज मच एज शी वॉन्ट। मोर ओवर मिस्टर केसिंग जो है वो अब और ज़्यादा मजाके करने लग गए हैं, वो बहुत जोकिंग पर्सनैलिटी बन गए हैं। एंड here we end up with this chapter. I hope you understand this. If you have any doubts, you can leave it in the comment section below. Moreover, please like the video, subscribe my channel, and please share, please support me. Thank you.